क्या समझे कि युद्ध की चिंताएँ, डर, समस्या जो कुछ भी एक पैनिक था, वो पीछे छूट गया। अब क्या ये सही समय है कि कुछ आगे पॉजिटिव सोचें, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएँ? अनडाउटेबली अनिल भाई, सही लेने का समय तो तभी है जब न्यूज़ खराब है। थैंक बट तब वो गिरती छुरी को कौन पकड़े? हुँ। और हम तो इसीलिए हमेशा कहते हैं आप अपने एसेट एलोकेशन पे ध्यान दीजिए। ट्रंप साहब क्या करेंगे? वेल, डॉन को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो हम उसे तो प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, बट जब खराब न्यूज़ हो तब लेने का अच्छा समय होता है, और जब अच्छे न्यूज़ हो तो शायद थोड़ा प्रॉफिट बुक करने का समय है। तो एसेट एलोकेशन पे ध्यान दीजिए। आज की तारीख में ऑयल के दाम ये ज़रूर दर्शा रहे हैं कि युद्ध अब हमारे पीछे जा चुका है। सबसे खराब समय में ही सबसे अच्छे भाव में शेयर आपको मिलता है, लेकिन उस समय जैसा डर तो रहता ही है। अब ये है कि जो मिस कर गए हैं, वो क्या करें? क्या कुछ और इंतज़ार करना चाहिए या धीमे-धीमे पैसा लगाना शुरू कर दें? सो अनडाउटेबली अनिल भाई, ये फेयर वैल्यू मार्केट है। 19 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग पे चल रही है। एफपीआई की बिकवाली जारी है, बट इंटेंसिटी थोड़ी कम हुई है। अ, कुछ एफपीआई भारत में मिलने के लिए भी आए हैं। ऐसा नहीं लगा कि आज का आज चेक काट लेंगे, बट वो लोग अपॉर्चुनिटी जरूर देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस मार्केट में आप इक्वल अलोकेशन टू इक्विटी कर सकते हैं। पिछले क्वार्टर में मिड कैप की अर्निंग्स ग्रोथ 34% के आसपास थी, स्मॉल कैप की 19% और लार्ज कैप की 12%। हालांकि निफ्टी 50 की सिर्फ 4% आई। तो थोड़ा निवेश मल्टी कैप टाइप के पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। मिड कैप को ओवरवेट रखिए, स्मॉल कैप में चुनिंदे शेयर खरीदिए, और लार्ज कैप में इक्वल वेट रखिए। इस आपने एसेट एलोकेशन मिड, लार्ज और स्मॉल कैप के बीच में भी समझाया। अब सबसे बड़ी समस्याएँ भारत की 2 हैं, उसमें से पहली समस्या पे आपसे राय लेता हूँ, वो थी कच्चे तेल की, जो बढ़ते-बढ़ते $125 तक भी पहुँचा, अब वापस से युद्ध के पहले के लेवल के आस-पास आ गया है। क्या समझा जाए, जो कुछ डर था कच्चे तेल की वजह से रुपए का या फिर करंट अकाउंट डेफ़िसिट का, महँगाई बढ़ने का, अब डरने की ज़रूरत नहीं? सो अनडाउटेबली फॉर द टाइमिंग ऐसा लगता है कि ऑयल 70-80 की रेंज में ही रहेगा। दूसरा, ये जो झटका लगा है, उस वजह से भारत अपना ऑल्टरनेटिव सोचेगा। एक है कि हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की और ज्यादा बढ़ाए। दूसरा है कि हम इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडिया पे ध्यान दें। थर्मल पावर हो, न्यूक्लियर पावर हो, सोलर पावर हो, उसे सपोर्ट करें। सोलर रूफटॉप आजकल लोगों को पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है। तो ये चारों चीजें कंबाइन करके हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब पावर प्रोड्यूस करेंगे तो उसको यूज भी करना पड़ेगा। तो पेट्रोल डीजल से गाड़ी को इलेक्ट्रिक हाइब्रिड पे लेके जाना पड़ेगा। बट फ्रॉम फ्राइंग पैन टू फायर ऐसा तो नहीं करना है। तो जो रेयर अर्थ की मोनोपोली चाइना की है, उसे तोड़ना जरूरी है। भगवान ने भारत को रेयर अर्थ के रिजर्व्स तो दिए हैं, हमें माइन और प्रोसेसिंग करना चालू करना है। फिर घर पे जो एलपीजी गैस है, उसको पीएनजी गैस और इंडक्शन की तरफ शिफ्ट करना है। इंडक्शन के कुछ हेल्थ हैजार्ड है माइक्रोवेव ओवन की तरह, तो उस टेक्नोलॉजी को अत्याधुनिक बनाना पड़ेगा ताकि किसी को हेल्थ हैजार्ड नहीं रहे। तो ये इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडिया होगा, तो ऑयल मार्केट भी सोचेगी कि दुनिया का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा बायर हो सकता है भविष्य में एक बूंद ऑयल की इंपोर्ट नहीं करे। तो ऑयल को जमीन में रखने की जगह पे आज ही निकाल के बेच दे। यूएई तो ओपेक से निकल ही चुका है। रशिया, सऊदी भी सोचेंगे जमीन में रखा हुआ तेल तेल ही रह जाएगा, पानी के दाम भी नहीं बिकेगा। बेहतर है कि जितना जल्दी प्रोड्यूस कर सके, निकाल सके और बेच सके, अच्छा रहेगा। तो ऑयल के दाम भी उस प्रेशर में नीचे रह सकते हैं। तो हमें लगता है कि एटलीस्ट आज की तारीख में अगर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट कोई बड़ी नहीं हो, तो फिर ऑयल के दाम अब $70 से $80 की रेंज में रहने की उम्मीद है, जो भारत की सारे महंगाई से लेके करंट अकाउंट डेफिसिट से रूपी के लिए पॉजिटिव सिद्ध होगा।